निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले इस मुद्दे पे जिक्र करेंगे, सवाल जवाब करेंगे कि क्या रमज़ान के बाद अपोजिशन इस पोजीशन में होगी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पे तहरीक चलाई जा सके, और क्या ये तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट लेके इसका आगाज़ करेगी या अपोजिशन का एक अलायंस बाकायदा तश्कील पाने के कुछ इम्कानात हैं। सवाल ये भी है कि अभी तक क्या वजह है कि बारहा की मुलाकातों के बावजूद अपोजिशन एक बाकायदा बाज़ाब्ता इत्तेहाद बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, कि अपोजिशन के अपने अंदर दरारें हैं या कहीं ना कहीं मफादात हैं तो क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या अपोजिशन जमातों को एक दूसरे पे, और अगर वो हैं तो वो क्या हैं। इन सब बातों पर बात करेंगे, इन सब मामलात और मुद्दात पे सवालात करेंगे। और अगर रमज़ान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन का अलायंस सड़कों पे निकलता है हुकूमत के ख़िलाफ़, तो हुकूमत की सेहत पे इसका क्या असर पड़ेगा। प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी बहुत करके देख लिए हैं, अभी भी एक प्रोटेस्ट करने की कोशिश में है, उसकी तैयारियों में है, और अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा प्रोटेस्ट है जिसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाना तो हो सकता है, लेकिन इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वजह यह है, मामला ये है कि आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर बरतानिया के एक सरकारी दौरे पे हैं, और दरफंतनी छोड़ दी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफरूर और मुल्क से बाहर बैठे हुए रहनुमाओं ने और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने कि एहतजाज करना चाहिए आर्मी चीफ़ के बरतानिया में मौजूदगी के हवाले से। हालांकि उसका ताल्लुक़ ना तो सियासत से है, ना पाकिस्तान के सियासी मामलात से है, ना हुकूमत से है, ना हुकूमत के साथ जो झगड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी तौर उस पर नहीं है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो तो इस एहतजाज से या इसके आगाज़ करने से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तज़ाद है। जो PTI का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो इसको प्रमोट कर रहा है, तो जो सोशल मीडिया बयानिया है PTI का और जो सोशल मीडिया उनका वॉरफेयर है और जो उनकी बाकायदा लीडरशिप है, दोनों के दरमियान एक बार फिर तज़ाद देखने में आ रहा है। तो इन सारे मामलात पे बात करेंगे, होगा क्या और हो क्या सकता है, हुकूमत की पोजीशन कहाँ है, क्या है, हुकूमत कहाँ पे स्टैंड कर रही है, अपोजिशन की पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। इन्हीं तमाम मामलात और मुद्दात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सियासतदान, साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और अब कोशिश है अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की कि उनको सदर बना दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म है, क्या आप सदर बनेंगे अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि सबरा हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू वेरी मच वक्त देने के लिए। आप साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, क्या अब आप सदर बनेंगे, क्या स्टीयर करेंगे आप अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को? सर जी, मैं साबिक वज़ीर आज़म नहीं रह चुका हूँ, साबिक वज़ीर आज़म हैं। तो ग्रैंड अलायंस अभी जब बनेगा तो उसके बाद कुछ होगा। ग्रैंड अलायंस तो अभी कोई नई एक टर्मिनोलॉजी है। अभी तो अपोजिशन बैठी है एक सोच के इत्तेफाक पे। हमारी ये कोशिश है कि अपोजिशन की एक सोच हो, उसमें हर एक की अपनी सियासत भी है, हर एक की अपनी सोच है, तो लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जो पॉइंट्स, जो इश्यूज़ हैं जिस पर सारे इकट्ठे हो सकते हैं, जिस अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है, उस पर इत्तेफाक कर लें। और वो बुनियादी तौर पे मसला है आइन का, रूल ऑफ लॉ का, मुल्क की तरक्की का, मुल्क के मसाइल के हल का। इस पर हमारी कोशिश है कि अपोजिशन जो है, चाहे पार्लियामान के अंदर है, लेकिन अभी आपने हाथ में फैसला नहीं किया कि आप अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की सरबराही करें। ये अलायंस होगा तो सरबराही कोई करेगा ना। मुझे कोई सरबराही का शौक़ नहीं है। मैं कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मुल्क की बेहतरी हो सके तो मैं नायब कासिर के तौर पे काम करने को तैयार हूँ। मुझे ओहदे की बात नहीं है। बात ये है कि आज मुल्क की ज़रूरत जहाँ पर हुकूमत है, हुकूमत तो आज काम नहीं कर रही, लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन भी काम नहीं कर रही जो उनका काम होता है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि जो जिसमें हम जो कुछ कर सकते, हुकूमत के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अपोजिशन के लिए हम एक सोच में इत्तेफाक पैदा कर लें ताकि वो अपना रोल अदा कर सके।
لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک اپوزیشن کے اتحاد میں الائنس میں بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جس کے دور حکومت میں آپ کے خلاف مقدمات بنائے گئے. آپ ابھی تک بھگتتے رہے ہیں ان مقدمات کو. جی رول آف لا کی بات کریں، آئین کی بات کریں، ہم کسی کے ساتھ ہیں. انہوں نے کیا، ان کو وہ بھگت لیں گے. میرا اس سے تعلق نہیں، میرا کوئی ان سے شکوہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے غلطیاں کی ہیں، سیکھ لیں. لیکن جہاں پر ملک کی بات ہے تو یہ سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اپیرنٹلی رول آف لا، آئین کی بالادستی، سول سپریمیسی وغیرہ وغیرہ، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار نہ ہو، یہ جو ان کی ایک نیریٹو ہے، یہ واقعی حقیقی جدوجہد ہے؟ آئین کے لیے جدوجہد کرنا ہم سب پہ لازم ہے. جی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یہ حقیقی جدوجہد ہے؟ مجھے نہیں پتا، وقت بتائے گا. پی ٹی آئی بھی اسی راستے سے آئی تھی جس پہ آج پی ایم ایل این آئی ہے یا پیپلز پارٹی آئی ہے. اقتدار میں آئے تھے، 4 سال کے قریب رہے ہیں، ایک پیسے کا کام نہیں کیا پی ٹی آئی والے. جی، رویہ انہوں نے جو تباہی پھیلائی ہے ملک کی سیاست میں، معاشرے کے اندر، وہ اپنی جگہ پر ہے. جی، اب مجھے امید ہے کہ وہ قانون کی بات کریں گے، رول آف لا کی بات کریں گے، آئین کی بات کریں گے، اپنے رویے کو بدلیں گے، سیکھیں گے جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، تاکہ وہ غلطیاں آگے رپیٹ نہ ہوں. یہ جو رویوں کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کمفرٹیبل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے پہ، گیون دیٹ کہ ان کا جو رویہ نظر آتا ہے، جو سوشل میڈیا پہ ان کا رویہ نظر آتا ہے، جو نیریٹو میں ان کا، بلڈنگ میں ان کا رویہ نظر آتا ہے؟ آر یو کمفرٹیبل سٹنگ ود دیم؟ میں کمفرٹ کی بات نہیں ہوتی، ملک کی بات ہوتی ہے. میرے کمفرٹ کی بات نہیں ہے. میں تو کسی سے کمفرٹیبل نہیں ہوں. جو کل تحریک انصاف کرتی تھی، آج پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں سر؟ مرتضیٰ جتوئی صاحب کو دیکھا آپ نے؟ یہ حکومتی رویے ہوتے ہیں. لوگوں کے گھر توڑنا حکومتی رویہ ہوتا ہے. لوگوں کو جیل میں ڈالنا یہ حکومتی رویہ ہوتا ہے. یہی کام عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں، آج یہ کر رہے ہیں، بلکہ بہتر کر رہے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. تو بات میرے کمفرٹ یا میرے فائدے کی نہیں ہے، بات ملک کی آج کرنی ہے. لیکن جو چیز آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، گالم گلوچ کا کلچر، عدم برداشت کا کلچر، ڈائلاگ کے عدم موجودگی کا کلچر، ان سب چیزوں کے ساتھ، اس کلچر کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ چل سکیں گے؟ دیکھیں، میرے بیٹھنے کی بات نہیں ہے، بات ملک کی ہے نا. میں تو یہ توقع رکھوں گا کہ وہ سیکھیں گے. ٹھیک. کل یہی رویہ تھا پیپلز پارٹی کا. ٹھیک. آج پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے بیٹھے ہیں حکومت میں. درست. ٹھیک ہے. وہ ماضی کی باتیں آدمی امید یہی کر سکتا ہے کہ آپ سیکھ لیں گے. لیکن آج اگر ایک جماعت آئین کی بات کرے گی، اپوزیشن میں ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین، رول آف لا، یہ بنیادی چیز ہے جس پر آج سارے پاکستانیوں کو اتفاق کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو ملک آگے نہیں چلے گا. سر، آپ ہمیشہ سے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے حامی رہے ہیں، تو اگر یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جاتا ہے، فارملی بن جاتا ہے، تو آپ کے نزدیک اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کرنا چاہیے، اس سڑکوں پہ آ کے مصاحبت کرنے چاہیے، جلسے جلوس کرنے چاہیے، سڑکوں پہ تحریک چلانی چاہیے حکومت کے خلاف؟ جلسے جلوس آپ کا حق ہے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر. جب آپ آئین اور قانون کو کمٹ کریں گے، پھر آپ اس کے اندر رہنا پڑے گا، چاہے آپ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو. یہ طریقہ ہوتا ہے سیاست کرنے کا. میں گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات نہیں کرتا، میں ملک کے مسائل کی بات کرتا ہوں، اس کے حل کی بات کرتا ہوں. اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آج آپ کو یہ سیاسی نفاق ختم کرنا ہوگا. سیاست میں جو آپ نے دشمنی میں تبدیل کر دی ہے، سیاست کو یہ چیز ختم کرنی ہوگی. آپ کو سب کو بیٹھنا پڑے گا اس ایک ٹیبل پر، اور ایک ایجنڈا طے کرنا پڑے گا ملک کو آگے بڑھانے کا، اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہ طریقہ ہے ملک کو اس معاملے سے نکالنے کا. اس کے علاوہ میری جو ناقص سوچ ہے یا تجربہ جو مجھے سکھاتا ہے، اس کے علاوہ مجھے حل نظر نہیں آتا. سر، یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ہی شکل نہیں، ڈائلاگ نہیں ہے. ڈائلاگ صرف باتوں پہ محدود نہیں ہے، ایک ایجنڈے کی بات ہے. آپ سب کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے لائق ہیں، ہم ملک کے معاملات حل کر لیں گے. حکومت آج سب جماعتوں کے پاس ہے. پی ٹی آئی کے پاس بھی حکومت ہے، پی ایم ایل این کے پاس بھی ہے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے. کیوں نہیں ملک چل رہا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک نہیں چل رہا کیونکہ حکومت کا جو دعویٰ ہے، حکومت کے مطابق شرح سود میں کمی ہو گئی، ریمیٹنسز ریکارڈ سطح پہ بڑھ گئیں، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو ہیں بڑھ گئی ہیں. ابھی کل پرسوں کا ڈیٹا آیا ہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان سب جیسے بڑے بڑے جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، پاکستان کی ایک اچھی پروجیکشن، اکنامک آؤٹ لک ایک اچھا پریڈکٹ وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں چل رہا ملک اس سب کے باوجود؟ میں پرسوں ترکی سے شارجہ کی فلائٹ پہ تھا. اس پہ 16 ڈپورٹی تھے ترکی سے.
16 के 16 पाकिस्तानी थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, IT एक्सपर्ट थे। मोहतरमा ये मुल्क नहीं चल रहा, किसी खाम ख्याली में ना रहे। कौन सी हुकूमत की पॉलिसी है जिसने मुल्क को कुछ दी है? क्या मईशत बढ़ी है? देखिए, मैं माजरत से चाहता हूँ, आप हुकूमत है ना, बात वो करें जिसको लोग तस्लीम कर लें। आज लोगों का कोई एतमाद हुकूमत पे नहीं है। ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है, एक चोरीशुदा इलेक्शन से आई है, इसको इक़्तिदार का हक नहीं है, इन कुर्सियों पर बैठने का हक नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ, लेकिन आप काम नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो रहा, इस बात को मान लें। आज आपको सियासत, जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा उसकी मईशत नहीं बढ़ेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन सर ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, सियासी इंतशार तो नहीं है मुल्क में। ये दुनिया भर का एतमाद है कि दुनिया भर की इंटरनेशनल टीम्स, स्पोर्टिंग टीम्स यहाँ पर आई हुई हैं पाकिस्तान में। आप समझते हैं कि इसके बावजूद आप अपना शहर बंद करके क्रिकेट मैच कराते हैं, अब सड़क पे जाए ना। आज तो इस्लामाबाद वैसे ही बंद है, आज तो इस्लामाबाद वैसे ही बंद था सरकारी मुलाजिमीन के एहतजाज की वजह से। क्रिकेट मैच कराना मईशत की कामयाबी नहीं होती, हुकूमत की कामयाबी नहीं होती। आपकी टीमें जाके दुबई में खेल रही हैं, मोहतरमा मुल्क की जरा सोच। सर वो तो भारत की हठधर्मी है ना सर, वो तो भारत की हठधर्मी है, जो भी है। आपको तकलीफ तो हुई है ना, आपके ताल्लुकात नहीं है, इसलिए ज़रा मुल्क को समझें, मुल्क कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है, उसके क्या मामलात हैं। अपने आप को धोखा मत दें, मैं सिर्फ ये कहूँगा। ठीक, सो आपके नज़दीक आप कोई तजवीज़ करना चाहेंगे कि हुकूमत इन चीज़ों को ठीक कर सके, या अपोजिशन के लिए आपकी तजवीज़, और ख़ास तौर पे अपोजिशन का जो बुनियादी मुतालबा है कि जो फ्रेश इलेक्शंस, तो फ्रेश इलेक्शंस क्या पॉसिबल हैं? फ्रेश इलेक्शन चोरी करने हैं तो ना करें। हमारे मुल्क का बुनियादी मसला इलेक्शन की चोरी से है, इसलिए हर मुल्क में सियासी जमूद का हल इलेक्शन होते हैं, हमारे मुल्क में वो हल भी नहीं। इसलिए आपने इस अपनी खराबियों के अंदर एक रास्ता ढूंढना है, और वो रास्ता आइन का रास्ता है। आइन कहीं नहीं कहता कि इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क की फ़ौज, इस मुल्क के जज जो इस मुल्क के मामलात में आज हिस्सेदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, असर रखते हैं, वो इकट्ठे बैठकर मुल्क के एजेंडा ना तय कर सके। आप इस किस्म का निफाक जो आज मुल्क के अंदर है, जो मुआशरे के अंदर है, जिस किस्म की सोच आज मुल्क में है, इसके साथ आपका मुल्क नहीं चलेगा। इस बात को मान लें, जितनी जल्दी आपको समझ आएगी इतनी जल्दी हल मिलेगा। लेकिन सर आइन का जब निफाज किया जाता है बतौर एक पार्लियामेंटेरियन, आप डेफिनेटली आइन के सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी के आप हमेशा से उस पर यकीन रखने वाले, उस पर चलने वाली शख्सियत आप रहे हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट मंजूर करती है 26वीं तरमीम, चीफ जस्टिस उसके नतीजे में ओहदा संभालते हैं, और फिर जो मुल्क में एक आपको तकसीम और एक हंगामा और एक अफरा तफरी और एक प्लांटेड एंड मैनिपुलेटिव जो एफर्ट्स आपको नज़र आती हैं, तो सर ये भी तो आइन की और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है ना, कि पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया, आइन में तरमीम कर दी, उसके तहत चीफ जस्टिस हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल दुरुस्त है 26वीं तरमीम और इसमें कोई इख्तलाफ राय नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वुड यू से ऑन दैट? जो पार्लियामान अवाम के वोट से ना आई हो, जिसके 2/3 से ज़्यादा मेंबरान पैसे देकर बैठे हों, जो रात के अंधेरे में आइनी तरमीम करे, वो मुल्क का मुफाद में है। सुप्रीमेसी सिर्फ एक ज़ात की है, बाकी सब लिमिटेड है, वो आइन के अंदर हदूद हैं। आइन के पीछे एक रूह होती है, इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स देखा जाता है। आइन के अंदर ये मकसद नहीं था कि आप जजों को काबू करने के लिए उल्टी सीधी आइनी तरमीम कर दें। तो आप समझते हैं कि 26वीं तरमीम जजिस के काबू करने के लिए आई है, बावजूद इसके कि नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं आई, वो इस निज़ाम को तबाह करने आई है। 26वीं तरमीम का इतना नुकसान होगा आपके मुल्क को कि आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। बावजूद इसके कि मौलाना फजल रहमान वाज पार्ट ऑफ इट सर, जो आपकी अलायंस में मौलाना होंगे। फजल रहमान साहब ने बताया है कि मैंने एक बहुत बड़ी खराबी से आपको बचाया है जी, और मैं वोट ना भी डालता आखिरी दिन तो वो पुरानी खराबी वापस आती, मेंबर तोड़ लिए गए थे और नंबर पूरे किए जाते। पाकिस्तान में जमहूरियत नामी चीज़ अब नहीं रही, यहाँ पे पार्लियामान नहीं है, यहाँ पे कोई असूल नहीं है, यहाँ पे बस हमारी सोच है और हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। उल्टे सीधे भाई आपने तरमीम करनी है, डिबेट कराएं ना, ज़रा पता चले कि इसमें क्या खराबियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं। सर डिबेट तो हुई ना उस पर,
कहाँ पे हुई? सर कितने सेशंस हुए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन? मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि जिस आदमी ने, आपकी भी मुलाकात रही मौलाना की इस प्रोसेस के दौरान? इस बारे में नहीं हुई। जिस आदमी ने बिल पेश किया सेनेट के अंदर, उसे खुद नहीं पड़ा हुआ था। उसी सेनेट के अंदर हुकूमत ने खुद तब्दीलियां की। ये अकल तस्लीम करती है। एक रात में आप दिन के अंधेरे में क्यों, दिन के सवेरे में नहीं कर सकते थे? लेकिन अब उस तरमीम के जरिए एक पूरा निज़ाम इम्प्लीमेंट हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो चुका है, तबाही होगी ना। मैं ये कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट आप गलत काम इम्प्लीमेंट करेंगे तबाही होती है। आप इन अ वे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद हैं, उनके होने से, उनके ओहदे पर मौजूद होने से निज़ाम तबाह होता रहेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत एक चपरासी की नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इससे भी मुझे नहीं मालूम कि मैं ये बात आपकी चला सकूंगी कि नहीं चला सकूंगी। बिल्कुल चलाई, मैं से बड़ी बात कहने को तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट होता क्या? सुप्रीम कोर्ट होता क्या? सर ये तौहीन अदालत लग सकती है। लगा दे। होता क्या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट होता है आईनी मसाइल के लिए। आपने एक बेंच क्रिएट कर दिया है जिसके जज भी आप खुद लगाते हैं और खुद फैसला करते हैं, वहां से क्या फैसले आएंगे? लोगों का एतमाद, मुहतरमा, लोगों का एतमाद नहीं है। एक जुडिशल कमीशन है बाकायदा। मैं जुडिशल कमीशन की हैसियत आपने देखी, कमेटी है बाकायदा। मैं कमेटियों को जानता हूँ, मैं ये सब जानता हूँ। कमेटी में कौन लोग बैठे जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं? देखिए, खराबी दर खराबी पैदा होती है। आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। ये बातें वक्ती तौर पे शायद आपको मुफाद मिल जाए, लेकिन ये मुल्क की तबाही का बायस बनती है, मुल्क के निज़ाम की तबाही का बायस बनती है। ये आइन बड़े सोच समझ के बनाया गया था, ये रात के अंधेरे में नहीं बना था। आप ज़रा वो डिबेट्स कभी पढ़ लें जो आइन के वक़्त हुई थी, लोगों ने क्या क्या बातें की, फिर किस तरह आपने कंसेंसस पैदा किया। आपने उस सारे निज़ाम के रात के अंधेरे में बदल दिया, एक अपने थोड़े से मफाद के लिए। सो आपके नज़दीक अगर ये सब कुछ मफाद के तहत हुआ है, तो क्या वही लोग मुज़ाकरात के लिए बैठने पे और इस सब चीज़ को रिवर्स करने पे तैयार हो सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, मुज़ाकरात हो रहे थे ना, तो दरमियान में इमरान खान ने कहा कि जी मैं बिल्कुल इसको कौन से कॉल ऑफ कर रहा हूँ। मुज़ाकरात नहीं थे। मैंने आपको प्रोग्राम में भी कहा था, 10 प्रोग्राम में कहा है कि ये दोनों तरफ से बदनीयती पे मबनी मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामान मौजूद है, एक अपोजिशन है, एक हुकूमत है, वहाँ बैठ के अवाम के सामने क्यों नहीं बात करते? तो सर जब आप कहते हैं कि एजेंडा पर बात होनी चाहिए, तो बहुत सी ऐसी सियासी शख्सियात हैं या पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट में नहीं हैं, तो फिर वो डायलॉग कहीं ना कहीं तो इनिशिएट होना है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट से बाहर भी होना है। आप समझते हैं कि ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, बुला लें। तो सर पार्लियामेंट से बाहर होना चाहिए ना वो डायलॉग या वो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की कमेटी बना दें, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जो आज डायलॉग हो रहा है, मुज़ाकरात जिसे कहते हैं, मुज़ाकरात नहीं होते। ये पार्लियामेंट है, ये डिबेट का फोरम है, मुल्की इश्यूज आते हैं। अगर मुल्की इश्यूज हैं तो उसको अवाम के सामने डिबेट कर लें, अवाम को पता चल जाएगा कि आपको ऐसी डील करनी है, चलें बैठ जाए फैसला कर लें। उससे मुल्क का हल नहीं होगा, शायद आपका कोई मफाद मिल जाए कि या अपोजिशन को या हुकूमत को, मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा। सो जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इस वक्त तर्ज सियासत है, अभी 22 मार्च को भी गालिबन उन्होंने एक जलसे की कॉल दे दी है, तो जलसे जुलूस वो कॉल्स दे रहे हैं, कर रहे हैं सोलो फ्लाइट के तौर पे। आपको लगता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स है जो अलायंस के साथ चल सके, या वो हमेशा सोलो फ्लाइट ही करेगी और कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है? कोई अलायंस नहीं है आज, यहाँ पर एक सोच के इत्तेफाक की कोशिश है। जलसा करना, जुलूस करना, ये सियासी जमात का ये आईनी हक है पाकिस्तान के शहरी का। आपने उल्टे सीधे कानून बना के वो हक सलब करने की कोशिश की। ठीक, आप कह रहे हैं कि एक सोच है, उस पर इत्तेफाक राय होना चाहिए, तो वो अभी तक पैदा क्यों नहीं हो सका? वजह क्या है उसमें, रुकावट क्या है? बदनीयती है, बदनीयती है, तरफ से बदनीयती है। अपोजिशन के अपने अंदर जी, सब के अंदर नहीं। मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत और अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। मेरा जो सवाल है वो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तश्कील मिलने के हवाले से। तश्कील की अगर आप बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं अभी तक इत्तेफाक राय क्यों? मीटिंग्स हो रही है, एक दिन में नहीं होता। एक दिन में सिर्फ आईनी तरमीम होती है। जब लोग बैठते हैं वो आपस में डिबेट करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक, मैं पार्लियामान में नहीं हूँ, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो रवैया रहा है, कैसे रवैया बदलेंगे अपना, आपकी कैसी सोच बदलेगी कि आप आज मुफाद के लिए आइन की बात कर रहे हैं या हकीकी तौर पे आइन पे यकीन रखते हैं? यही सवाल था मेरा पहला आपसे। जी, मेरा भी यही सवाल है। लेकिन मैं किसी के दिल की हाल तो नहीं जानता ना। मैं तो मुँह से बोलेगा वो जानता हूँ, जब आवाम के सामने बोलेगा, और मैं कम से कम तो ये रखूंगा कि इस पर चलेंगे, आपने सबक सीखा होगा तो आगे बढ़ेंगे।
اگر آج یہ سوچ بھی نہیں ہوگی پھر ملک تو آگے نہیں چلے گا. رمضان کے بعد پاکستان تحریک انصاف تو اناؤنس کر چکی ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ کے حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ سولو فلائٹ لینی چاہیے یا اپوزیشن کا الائنس بنا کے پھر سڑکوں پہ تحریک کریں؟ دیکھیں وہ کریں, سڑکوں پہ ان کا حق ہے, سڑک پہ جانا چاہیے, ہر ایک کا سیاسی طور پہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے. لیکن ان کو سولو فلائٹ لینی چاہیے. آپ کی ایڈوائز یا آپ کی سوچ کیا ہے؟ سر سولو یا سب کو ساتھ فلائٹ لیں؟ وہ ایک جماعت ہیں, ان کا حق ہے جو مرضی فیصلہ کریں. ہم تو ان باتوں پر کوشش کر رہے ہیں جہاں پر اتفاق ہو سکتا ہے ملک کے مفاد میں, تو اس پر اس جو کامن ایجنڈا ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. میں سڑک پہ جانے کے حق میں نہیں ہوں, میرے پاس کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ میں جاؤں گا, لیکن وہ سمجھتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں بالکل جائیں, یہ ان کا حق ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ ان کا آئینی حق ان کو دے, اس کو سلب مت کریں, اس کو غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کر کے دبانے کی کوشش مت کریں. جتنا دبائیں گے اتنی بات ابھرتی ہے. رائٹ, بہت بہت شکریہ سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ جناب شاہد خاقان صاحب ہم سے آج پروگرام میں ایکسکلوسیولی گفتگو کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پروگرام میں کچھ دیگر مدعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ڈیبیٹ کو, سوالات کے جوابات کو کچھ مزید آگے بڑھائیں گے اور ملکی حالات جو اس وقت ہیں اور جو ملک کو درپیش اس وقت حالات اور چیلنجز ہیں ان پہ ذرا مزید کچھ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر اور بڑے زبردست سیاستدان ہیں. ایک سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں, محمد علی درانی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو سر؟ ہوگا کیا یہ اسٹیٹس کو, یہ پریویل کرے گا, یہ رہے گا, یا کچھ آپ کو کوئی تبدیلی نظر آتی ہے؟ اصل میں دیکھیں, جب ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے, ایک کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتا ہے, اس صورت میں جو نیو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو الیکٹ کرنے کا یا سلیکٹ کرنے کا جو مینڈیٹ ہے, رائٹ, ہاں لیکن وہ پبلک کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب اصل میں ہمارے ہاں پبلک نان اسرٹیو رہی ہے ہمیشہ. 2018 تک جب بھی الیکشنز ہوتے تھے, پبلک کو جس کے بارے میں کہہ دیا جاتا تھا تھانے دار کی طرف سے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, الیکٹیبلز کی طرف سے, الیکٹیبل بھی رسپانس کرتے تھے اور ہمیں پتہ ہوتا تھا اب اس کی حکومت بننی ہے. لیکن 2024 کے جو فیبرری کے الیکشنز تھے, دے ور ڈفرینٹ. اس میں پبلک نے جو آرڈر تھا آف دا تھانے دار, آف دا الیکٹیبل, آف دا گورنمنٹ, اس کو انہوں نے وہ نہیں کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا, بلکہ اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کر کے ایک ایسی سچویشن پیدا کر دی جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی. اس کے بعد پھر جب اس کو اوور رول کیا گیا تھرو 47 اور 45 کی جو یہ کنفرنٹریشن شروع ہوئی, اس کی وجہ سے جو لیجٹمیسی آف دا گورنمنٹ تھی وہ بھی کمزور ہوئی, پبلک بھی اپنی جگہ سٹینڈ لے گئی, اور ایک ایسا سٹیلمنٹ پیدا ہو گیا جو اس وقت ملک کی اکانومی سے لے کے, ملک کی گورننس سے لے کے ہر چیز کو پل بیک کر رہا ہے. اور دوست ہمارے سارے جو ملک ہیں, ادارے ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جتنے ہیں, وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ یو میک سم وے فارورڈ, جو کہ شارٹ آف ٹکراؤ. لیکن اب ایک ڈیموکریٹک کنٹری لائک پاکستان جس سے لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس میں گورنمنٹ بھی ہو اور اپوزیشن بھی ہو, اب اپوزیشن کی لیڈرشپ ساری جیل میں پڑی ہو, اٹس اے بیڈ نیم فار ڈیموکریسی اینڈ گورنمنٹ ایز ویل, ایز کنٹری ایز ویل. تو اس ساری سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا میکنزم ورک آؤٹ کرنا پڑے گا جس میں کم سے کم توڑ پھوڑ ہو اور ملک کو آگے بڑھانے کا راستہ بنے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹس کو یہی پریویل کرے گا یا اس کے اندر سے کوئی وے آؤٹ نکلے گا؟ دیکھیں, یہ اسٹیٹس کو پریویل نہیں کر سکتا, یہ انہیرنٹلی ویک ہے. یہ وہ سٹرکچر ہے جو ہوا میں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس کی وجہ سے اس کے اندر سے اگر ہم کچھ نکال لیں گے, دیکھو اتنی دنیا کے اندر, اب آپ کو میں مطلب ساؤتھ افریقہ کی مثال دیتا ہوں, میں آپ کو برٹن کی دیتا ہوں, ویسٹ جرمنی کی دیتا ہوں, کہ انہوں نے سب نے نیشنل یونٹی, الیکٹڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹس بنا کے اپنے لیے راستے نکالے. نیلسن منڈیلا نے نکالا, چرچل نے نکالا, ویسٹ جرمنی نے نکالا, آئرلینڈ نے نکالا. اتنی بری سچویشن میں جب بلڈ آیا ہوتا تھا, اس کے بیچ میں سے بھی لیڈرشپ بیٹھ کے کوئی وے آؤٹ نکال لیتی تھی.
लाउड स्टेटमेंट्स एंड डिमोलिशिंग जिसे कहते हैं ना कि इंटेंशंस, ये जो है ये इस वक्त हमारी कौमी ज़रूरत नहीं है। इस पे आई वुड वॉन्ट यू टू पॉज फॉर अ सेकेंड एंड लेट्स एड्रेस द इशू। आपने कहा जो लाउड स्टेटमेंट्स एंड डिमोलिशिंग इंटेंट्स एंड एक्शंस। अभी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बरतानिया के दौरे पे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ शतूंगड़ों ने जो कि बिल्कुल यतीम से हैं, मुल्क से मफरूर हैं, उन्होंने एक दरफिनतनी छोड़ दी कि जी एहतजाज करना चाहिए। तो क्या ये तरीका दुरुस्त है, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनका आपके साथ बराह रास्त झगड़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, वहाँ पर आप एहतजाज कर रहे हैं? आपने 9 मई में GHQ के सामने भी एहतजाज कर लिया, जिसका लेना देना कोई नहीं था अपेरेंटली इमरान खान के अरेस्ट वगैरह से। तो क्या ये लाउड स्टेटमेंट्स एंड डिमोलिशिंग इंटेंट्स एंड एक्शंस नहीं? देखिए, यही वो एक्शंस हैं जिनकी वजह से रिजॉल्व में हमें प्रॉब्लम आ रही है। मैंने हमेशा कहा है, अगर आप खेल रहे हैं क्रिकेट, हाँ अभी चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ वही ना, तो बॉल तो वो अगले जो बैटिंग कर रहा है उसको मारेंगे ना। अगर वो बॉल रेफरी को मारना शुरू कर दें तो वो किसी को आउट कर पाएंगे। मतलब ये है कि हम जो है, हम कभी अंपायर पे हमला कर देते हैं, हम कभी जो है खलाई मखलूक पे हमला कर देते हैं। देखिए, जो कोई भी है वो जो पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं, हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम में रह के है। अब इसमें दोनों तरफ से, मैं आपको बताऊं, दोनों तरफ से गड़बड़ होती है। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट भी वही गड़बड़, गवर्नमेंट की अटमोस्ट कोशिश है कि कहीं कोई हम रिजॉल्व अगर हमने कर लिया, ठीक है ना जी, तो हमारी जो कंपैरेटिवली इलेजिटिमेट एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि एक ऐसी फोर्स जो एस्टैब्लिशमेंट की है उसके साथ आप लड़वा दें अवाम को, मतलब बड़ी पार्टी को उनसे लड़वा दें, ताकि हमें जो है हम सेवियर बन के सामने आए। तो हुकूमत को इस वक्त सेवियर बनने के बजाय ऐसी चीज़ों को, और हुकूमती इदारे होते हैं, ये मैं इस्टेब्लिशमेंट के इदारों से हटते हुए इदारों, उनके ज़रिए वो इंस्टिगेट करते हैं। दे हैव रिसोर्सेज टू इंस्टिगेट देयर ऑपोजिशन के भाई ऐसे करो। अच्छा, हाँ, अब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है उन सब के, भाई आपका अगर इंडिया कर सकता है कि वो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए वो इंस्टिगेशंस करता है, अफगानिस्तान में हुकूमत खुद ये कर रही है। वैसे ये तो एक एक्विजिशन भी कही जा सकती है कि इट्स एन एक्विजिशन, लेकिन ये है कि अगर ये नहीं कर रही तो रिजॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? राइट सर, मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, मजीद भी इनसे सवालात करने हैं, बट इट्स अ टाइम फॉर अ शॉर्ट क्विक ब्रेक इन द प्रोग्राम। लेट्स टेक दैट एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीटीआई का सोशल मीडिया नैरेटिव जिस तरह से चलाया जा रहा है, पीटीआई के अपने ऑफिशियल अकाउंट्स सपोर्ट कर रहे हैं कि जी आप एहतजाज करें। मीनवाइल व्हेन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज इन यूके ऑन एन ऑफिशियल विजिट, नंबर 1। सर, नंबर 2, जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स होते हैं, जिस किस्म की लैंग्वेज वहाँ यूज़ की जाती है, आप समझ रहे हैं वो सब कुछ हुकूमत करवा रही है? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इसका इलाज करना चाहिए। इलाज क्या है? क्या है? छोड़ दें इमरान को, कुछ नहीं होगा। अच्छा, Then he'll be responsible for whatever he will be doing. आज अगर वो जेल में है, ये इतनी बड़ी एलाबाई है, ठीक है ना जी, उसके नाम पे कोई कुछ भी कर दे, यू कांट एक्यूज हिम। मैं लॉ को जानता हूँ, ठीक है ना जी। एक बंदा जो जेल में है, उसके नाम पे एक ट्विटर चल रहा है, उसके नाम पे स्टेटमेंट्स चल रही हैं, उसके लेकिन सिर्फ मुलाकातें तो हो रही है ना इमरान खान से, वो रोकते भी नहीं है, वो वहां जाके मना भी नहीं करते कि मेरा अकाउंट ट्विटर का ना इस्तेमाल किया जाए। फिर यही बात है ना कि अब देखें, एक जेल में पड़ा हुआ आदमी है, वो क्या करता है और क्या नहीं करता। वो तो आप कह रहे हैं कि इस इमरान को खुला छोड़ दें, उसके बावजूद अगर ये सब कुछ होता रहे फिर पकड़ लें, he will be responsible, फिर पकड़ लें। देखिए जी, आप अगर बाहर बैठ के पहले पकड़े गए ना, ठीक है ना, मैं इस मामले पे यकीन रखता हूँ कि अपोजिशन को तहरीक चलानी चाहिए अपने जो उनकी डिमांड्स हैं उनके लिए, लेकिन तहरीक वो होती है जो कानून के दायरे में हो और जिसमें कार्य सरकार में मदाखलत ना हो। कार्य सरकार समझते हैं जो गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं उनको आप रोक नहीं सकते, आप पुलिस को मार नहीं सकते, आप थाने पे हमला नहीं कर सकते। मैंने ये तहरीकें चलाई हैं और कामयाबी से चलाई हैं। तो इसलिए तहरीक होती ही सियासी तहरीक वो है जिसके अंदर आप गवर्नमेंट फंक्शनिंग को रोकते नहीं हैं, बल्कि आप अपने डायसेंट को, अपने जो राइट टू प्रोटेस्ट को इस तरह करते हैं। देखिए, अब मैं आपको
MRD की मूवमेंट थी, PNA की मूवमेंट थी। आप तो उस वक्त बच्चे भी नहीं होंगे, छोटे होंगे। मतलब यह है कि उस वक्त की जितनी मूवमेंट्स थी उन सारों के अंदर लोग गिरफ्तारियां पेश करते थे जुम्मे के जुम्मे जाके। कोई बड़ा एक होता था, गिरफ्तारी के लिए लोग गए, उन्होंने अपने आप को पेश किया। कितने लोगों ने, इनमें से लीडरों ने गिरफ्तारियां पेश की हैं? किसी ने भी नहीं। ये तो सिर्फ वही एक्टिविटी होती है जो अंदर से आ जाती है पब्लिक, क्योंकि पब्लिक रिस्पॉन्ड करती है टू देयर लीडरशिप। ठीक है ना जी। और लीडरशिप को आपने जेल में रखा हुआ है। अब जेल में रखने की वजह से अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो रही ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफ द कल्प्रिट, जिसको भी आप कहते हैं कि ये नुकसान कर रहा है, तो कैसे करेंगे? लिहाजा इस वक्त की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप इमरान खान को छोड़ दें, सेटल करें। हाँ, छोड़ दें, क्या होगा? लेकिन हुकूमत छोड़ सकती है या हुकूमत ने बंद किया? हुकूमत ने बंद किया हुआ है। देखें अब क्या है, मैं आपको बताऊं, जो भी मुकदमा होता है उस मुकदमे की मदद, मैं 9 मई के ऊपर मेरा एक पूरा केस था कि भाई इतनी ज्यादती हुई है, एक उस ग्रीवियंस के लिए एक पूरे इदारे ने FIR कटवाई हुई है। एक FIR के ऊपर हुकूमत ने कोई भी काम पूरा नहीं किया। कानूनी तौर पे एक केस को ऐसा नहीं बनाया जिसमें सजा दिलवाई जाए। आखिर में कहा जी फौजी अदालतों से दिलवा दे, हमारे तो हाथ खड़े हैं। भाई किधर गया इस्तगासा? किधर गई हुकूमत की लीगल मशीनरी? किधर गए हुकूमत के सारे लोग? और बयान जितने मर्जी दिलवा लें कि जी ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे कर देंगे, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे। भाई माफ़ी, मुजरिम को माफ़ी नहीं होती। ये फौजदारी केस है, फौजदारी केस में सज़ा होती है। लंदन में हो तो दिनों में, घंटों में सज़ा होती है, अमेरिका में हो तो हफ्तों में सज़ा होती है, और किसी को माफ़ नहीं कर सकता कोई। तो जहाँ तक सवाल है ये इसके क्रिमिनल केस का, उसमें कोई माफ़ी नहीं। जहाँ तक पॉलिटिकल, आपने लोगों को रोक के रखा हुआ है, एक के ऊपर एक केस बनाते हैं, छूटने लगता है फिर पकड़ लेते हैं। आपने ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हाँ, आपने एक 6 फुट के आदमी को जो है आपने 20 फुट का बना दिया, पकड़ पकड़ के, बंद कर करके। अब मतलब ये है कि ना आप संभाल सकते हैं, ना डील कर सकते हैं, ना उसको मतलब। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, मईशत बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। सो मच सो कि जो कारोबारी तबका है, ख़ासतौर पे कराची का एंड सेंट्रल पंजाब के भी मुतमईन है वो हुकूमत की मुआशी रफ्तार से। सिर्फ यही नहीं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मुतमईन है पाकिस्तान के इकोनॉमिक सवाल है। डायरेक्शन से। ये वाली एक वो इकोनॉमी होती है जो एक नशरियाती इदारे की तरह चल रही होती है इश्तिहारों के अंदर, ठीक है ना, जिस पे पीका भी नहीं लगता कि सच बोला या झूठ बोला, आप पे लग जाएगा। तो गवर्नमेंट इस वक्त ऐसी मईशत की इस्तेहकाम दे रही है जो कि एक मतलब PTV का इस्तेहकाम है, या एक मतलब नशरियाती इस्तेहकाम है। किसी को आज़ादी नहीं है कि जी वो उसके खिलाफ बात करे, तो जो आ गया। सुर्खियाँ भी 8-8 अखबारों की एक होती हैं, ठीक है जी। ये काम हमने किए हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद बता रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैंने ये कहने कि जी सोशल मीडिया का इतना अजाब आ गया, कितना बड़ा अजाब इस वक्त है। मैंने कहा यार इसका तो एक ही इलाज है, इलेक्ट्रॉनिक आपको आज़ाद कर दें, वो खुद फारिग हो जाएंगे। जब आप की लगामें खींची हुई होंगी तो फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमें याद है कि भुट्टो साहब के ज़माने में सफ़ेद पेपर निकला करते थे, वाइट पेपर्स, वाइट, वो तो मतलब पेपर्स वो हो जाती थी। तो फिर क्या होता था, शाम को बैठ के लोग BBC का सैरबीन सुन रहे होते थे मजमू में, मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से वो सैरबीन चल रहा होता। तो फिर आप मतलब रास्ता तो बन जाता है आवाम के लिए। बिल्कुल, आप पानी का रास्ता एक तरह से रोकेंगे, वो अपना रास्ता बना लेगा। दुरुस्त बात तो है। क्यों नहीं आप फॉरवर्ड लुकिंग बनते? और फिर क्या किसी को भूत बना दे जी, वो बाहर आएगा तो हमें अंदर बंद कर देगा। ओ यार, वो कोई भूत है? आप उसने जब था क्या कर लिया, 4 साल में पॉपुलैरिटी कहाँ पहुंच गई, आपने 3 साल में अंदर रख के पॉपुलैरिटी कहाँ पहुंचा दी। ये आपका आउटपुट है। इसी नोट पे सर इस डिबेट को फिलहाल के लिए रोक देते हैं या एक पॉज कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बट सच एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन विद यू, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आपसे एक और प्रोग्राम भी तफसीली होनी चाहिए नशिस्त। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली दुरानी साहब, प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। दैट्स अ रैप। ये था प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।